दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री के कुछ टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड एग्ज़ाम यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और सीखें, सवालों को याद करें और अपने इम्तिहान की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको 35 जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पहले चैप्टर यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव 35 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें भी विदाउट एनी क्वेश्चन यानी इक्वेशन वाला कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। इक्वेशन वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन होगा वो हम दूसरे वीडियो में बना के आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। इसमें केवल और केवल आपको जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं ताकि आप इसे याद कर सकें, इसे समझ सकें और अपने इम्तिहान को बेहतर कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग वीडियो पे आते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल अगर यहाँ पे आप देखें तो पहला सवाल यहाँ पे आपके लिए है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लो होती है वो कैसी होती है। यानी जब हम मैग्नीशियम के फीते को जो जलाते हैं तो फिर तब उसका जो लो होगा वो लो कैसा होगा, पीला होगा, नीला होगा, चमकीला होगा यानी चमकीला उजला होगा या फिर लाल होगा। तो आपको बता दें कि मैग्नीशियम के जो रिबन होते हैं ना, मैग्नीशियम के जो रिबन होते हैं, इस रिबन को जब जलाया जाता है तो चमकीला उजला होता है। जैसे इसका जो रोशनी होगा बहुत तेज होती है। आप इसे अगर आप खुले आंखों से देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा चमकीला और उजला होता है। अगले सवाल की ओर देखें, अगला सवाल देखें तो अगला सवाल हमारे पास अगला सवाल आपके लिए है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा है ना बुझा हुआ चूना है। यहाँ पे बुझा हुआ चूना पूछा है कि कौन सा जो है बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ तो आपको बताना है कौन बुझा हुआ चूना है। तो आपको बता दें कि चूना जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कली चूना और एक होता है बुझा हुआ चूना। तो देखिए कली चूना जो होता है, कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड में जल को मिला दिया जाता है यानी पानी मिला दिया जाता है तब ये बनता है CaOH का होल 2 बनता है ये, और इसी को हम लोग कली चूना कहते हैं। ये हमारा बुझा हुआ चूना है और इसी का उपयोग हम लोग दीवार पर करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बुझा हुआ चूना जो हुआ वो ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगर आप यहाँ पे देखें तो अगला सवाल आप लोगों के लिए है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था। तो आप देखिए एक्चुअली है क्या कि कहा जा रहा है कि एक यहाँ पे प्रणाली लिया गया यानी एक विलयन से भरा हुआ एक जो कहने का मतलब यहाँ पे प्रणाली लिया गया है कि जैसे एक प्रणाली है, इसमें कोई विलयन इसमें भरा हुआ है। अब इसमें क्या किया गया कि एक जो है लोहे की कील को इसमें डुबा दिया गया। ये लोहे की कील है, जब इसको डुबा दिया गया तो आधे घंटे के बाद देखता है कि इसका रंग बदल गया, परिवर्तित हो गया, इसका रंग बदल गया है। किसके कारण हुआ है और यहाँ पे आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको बता दें जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबाया जाता है तब लोहा जो होता है कॉपर सल्फेट के विलयन से इसे जुदा कर देता है यानी विस्थापित कर देता है यानी FeSO4 बना लेगा।
और यहाँ पे कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो ये कॉपर के विस्थापन होने के कारण जो होता है क्या होता है, इसका रंग बदल जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटाने के कारण यानी विस्थापित करने के कारण इसका रंग बदल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल यहाँ पे देखें, कह रहा है कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है ना, वो पूछा जा रहा है कि साग सब्जी का विघटित होकर। तो आपको बता दें कि साग सब्जी का जो विघटित होता है ना, तो उसमें से ऊष्मा निकलता है, इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। साग सब्जी जो विघटित होता है ये इससे, है ना, गर्मी निकलती है यानी ऊर्जा निकलता है, जिससे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और आपको बता दें कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता हो, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता हो। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे कली चूना की बात की थी अभी हम लोग, यानी यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप पानी मिलाते हैं ना, आप देखेंगे अक्सर पान के दुकान पे या पान के दुकान वाले जो होते हैं वो जब सफेदी यानी बनाते हैं, तो जैसे यानी कली चूना में आप देखेंगे कि पानी डाला तो फिर जिस बर्तन में उसको रखा होगा ना, उस बर्तन से जो होता है क्या होता है, गर्मी, यानी आप देखेंगे कि वो बर्तन गर्म हो जाता है और उसमें फद-फद की आवाज़ भी आने लगती है। तो इससे ये आभास होता है कि ऊष्मा भी इससे निकलता है, इसीलिए इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, अब देखिए उपचयन के लिए आपको बता दें कि उपचयन वह अभिक्रिया होता है जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जुटता है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, यानी हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ये भी क्या होता है, इसका भी त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, त्याग होता है। अब देखिए, अब देखते हैं इसमें कि जिसमें ऑक्सीजन यानी बढ़ जाए, जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए वो हो गया आपको उपचयन अभिक्रिया, या जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाए उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो भी आपका उपचयन अभिक्रिया होगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे करा कि ऑक्सीजन का योग का मतलब जुड़ना, ये बात सही है, और हाइड्रोजन का वियोग का मतलब निकलना, ये भी बात सही है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना यानी इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक दूसरे को दे देगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है हमारा, तो ये हमारा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें देखेंगे कि ये सभी बात सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, हम हाइड्रोजन बार बार बोल रहे, हम माफी चाहते हैं, ऑक्सीजन का यानी जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ये तीनों जो बात होती है एक उपचयन अभिक्रिया में होती है। इसके विपरीत अगर हम लोग देखते यहाँ पे, जैसे कि ऑक्सीजन का यहाँ पे वियोग होना यानी निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुटना, है ना, ये अगर बात होती तो इसको कहते अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो देखिएगा कि जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा तो फिर हो जाएगा उपचयन, लेकिन ऑक्सीजन निकल जाएगा तो इसको कहेंगे अपचयन। ठीक, हाइड्रोजन जुटेगा तो अपचयन, और हाइड्रोजन अगर निकल जाता तो फिर उपचयन। ये बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड है यानी AgCl है, AgCl है। यहाँ पे कह रहा है AgCl का जो रंग होता है वो कैसा होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो आपको बता दें सिल्वर क्लोराइड का रंग काला होता है। कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग काला होता है। चलिए अगले सवाल पे चले तो अगला सवाल है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उसका कैसा रंग होता है, तो वो भूरा रंग का होता है। किस रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, कहा कि यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Na2 के जो धुएं होते हैं ना, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग भी भूरा होता है। तो आप लगाएंगे इसका रंग भूरा होता है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर है।
अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल कर रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए जो हम सांस लेते हैं ना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए सांस लेकर जब हम छोड़ते हैं, जब एक्सहेल करते हैं, यानी कहने मतलब हम छोड़ते हैं, तो आप अगर अपने नाक के पास हाथ ले जाएं, तो जब आप सांस छोड़ रहे होंगे तो गर्माहट सी महसूस हो रही होगी। तो इसका मतलब यह है कि सांस लेने में क्या होता है कि ऑक्सीजन का यानी क्या हो रहा है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या हो रहा है, उष्मा भी निकल रहा है। तो उष्मा जब निकलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, यानी यहाँ पे श्वसन उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो करा कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि आपके यानी क्वेश्चन बैंक से यानी पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो आप इसे बड़े ही ध्यान से आप पढ़ें, इसे समझने की कोशिश करें। करा है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेत के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरण के सूत्र में, और यहाँ पे करा है कि सरल सूत्रों के रूप में। तो आपको अगर हम यह कह दे कि लकड़ी को, जैसे यहाँ पे कह दे कि लकड़ी को जब हवा में जलाया जाता है, हवा में जलाया जाता है, तब क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि आग मिलेगा, धुआं मिलेगा, धुआं मिलेगा। इस तरह से आप ये लैंग्वेज में हम लिख दिए कि धुआं मिलेगा सपोज। लेकिन इसी को जब हम कहने का मतलब समीकरण, इस समीकरण के द्वारा इसको अगर व्यक्त करेंगे, इस यानी अभिक्रिया को अगर हम व्यक्त करेंगे, तो इसको हम लोग समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। कैसे, तो जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना। तो इस तरह से जो हम लोग दिखाते हैं, तो ये हम लोग समीकरण के रूप में दिखाते हैं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि समीकरण के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया को। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न अगर देखें तो कहा कि समीकरण के बाएं है ना एवं दाएं दोनों ओर की परमाणु संख्या क्या है, समान है। तो आपको बता दें, अगर कोई भी यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि कोई भी अभिक्रिया हो जाए, यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया हो जाए, है ना, तो कह रहा है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ पे अगर देखेंगे मैग्नीशियम 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है। इसको अगर हम बराबर कर दें, तो अभी अगर देखेंगे तो दोनों साइड जो है यहाँ पे, है ना, परमाणु संख्या समान है। तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं, जिसके बाएं एवं दाएं ओर के दोनों ओर के जो परमाणु संख्या होती है अगर समान होती है, बराबर होती है, तो उसे हम लोग संतुलित कहते हैं। यदि ये संतुलित नहीं होता तो इसी को असंतुलित समीकरण कहते हैं। और असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है, जो संतुलित नहीं होता। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिख लीजिएगा, कार्बोनेट। यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट कह रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब गर्म किया जा रहा है, यानी हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे क्या कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको बता दें, जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक यानी उत्पाद बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसको कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग विघटन भी कहते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया आपका सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। जब कोई एकल अभिकारक टूटता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप याद रखेंगे इसको। वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है इसे। तो आप वियोजन अभिक्रिया भी अगर रहा ऑप्शन में, तो आप उसे भी ठीक कर सकते हैं। अगला सवाल देखें तो कहा जा रहा है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण कर अपना भोजन तैयार करते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। बात सही है। फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रूट से जल ले लेते हैं,
और सूर्य प्रकाश यानी उष्मा हीट जो होता है ये सनलाइट से ले लेते हैं और ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, जो सनलाइट के यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे AgNO है ना, NO क्या हो जाएगा? नाइट्रेट है, NO3 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या करेगा, AgCl बना रहा है यानी सोडियम, यहाँ पे कर रहा है सिल्वर क्या बना रहा है? सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड बना रहा है तो आप देख रहे हैं कि Ag जो है सिल्वर जो है क्या किया, यहाँ पे सोडियम को हटा दिया। इसका मतलब क्या किया? यानी विस्थापित कर दिया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो ये अभिक्रिया है ये कौन सा अभिक्रिया है पे पढ़े। तो यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा सा हम इसको साफ करके समझा दें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, तो इस यानी ओविले, यहाँ पे ओविले भी कह रखा है कि ओविले सिल्वर है ना क्लोराइड विलयन यानी पृथक होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम सोडियम क्लोराइड को मिलाए, तो आप देखिए यहाँ पे सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड ये ओविले यानी प्राप्त होता है। ये क्या है? ओविले, जो कि पानी में नहीं घुल सकता है, किसी विलयन में नहीं घुल सकता है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसे अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखेंगे तो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहले देखें यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl यानी यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना OH की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से कराई जा रही है, तो क्या चीज का निर्माण होगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे NaCl बन जाएगा, NaCl बनेगा, साथ ही साथ क्या बना लेगा? तो यहाँ पे बच गया OH और यहाँ पे H, तो H2O बना लेगा। तो यहाँ पे कह भी रखा है कि सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ये भी बात सही है, और जल बन रहा है, ये भी बात सही है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें कि जल और सोडियम क्लोराइड यानी लवण बनता है, नमक बनता है। चलिए अगले यानी सवाल की ओर बढ़े। तो अगला सवाल आपका है कि दूध से दही का बनना किस प्रकार का यानी परिवर्तन है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन द्वारा दूध से दही बनता है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल अगर देखें तो कहा है यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ हमें मिलता है उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद, यानी जो मिलेगा उसको हम उत्पाद कहेंगे, और नहीं तो आपके ऑप्शन में रहेगा प्रतिफल, तो प्रतिफल भी हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे तो आपका भाग लेने वाला पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अभिकारक। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल है कि अगला है कि वे अभिक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है, तो वो अभिक्रिया आपको बताना है जिसमें कि ऊर्जा लगता है ना? क्या होता है? ऊर्जा लगता है। तो वैसे अभिक्रिया आप क्या करेंगे? जैसे कि अभी हम आपको बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे? हीट कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। तो गर्म करेंगे तो इसका मतलब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा। तो ऊर्जा देते हैं यानी अवशोषित करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्मा है ना शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है, अभी जस्ट आपको बताए थे कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से प्रवाहित की जाती है तब बनता है क्या चीज, है ना, CaOH का होल टू, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और साथ ही साथ आपको बताए थे कि वो बर्तन हीट हो जाता है, हीट हो जाता है यानी उष्मा निकलता है ना। तो इसका मतलब है कि वो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कर रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ये सवाल 2 बार आ चुका है, क्योंकि पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये प्रकाश है ना रासायनिक अभिक्रिया है या। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो आप यहाँ पे दे देंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनते। तो ये भी अभी तुरंत बताए थे कि जब लवण और जल बने तो हम क्या कहते हैं उसको, तो उदासीन अभिक्रिया करते हैं। देखिए इसका एक पहचान है, बस लवण और जल बन जाए तो उदासीन अभिक्रिया हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए तो कहा जा रहा है कि वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वो विकृत गंधी हो जाता है, इसका कारण बताएंगे। देखिए इसका कारण आपका सिंपल है, कारण है कि अपचयित हो जाता है। अपचयित होने के कारण क्या हो जाता है, विकृत गंधी हो जाता है, यानी उसका स्वाद जो है क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जब किसी भी भोजन को आप लंबे समय तक रखें तो उसका जो गंध और कारण स्वाद है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है, क्योंकि वो अपचयित हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस, यानी यहाँ पे जो दे रखा है आपको मीथेन दे रखा है, का दहन जो है क्या है, का ऑक्सीकरण है, संश्लेषण है, विस्थापन है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का, यानी ज्वाला का, जैसे कहने का मतलब किसी लकड़ी में आग लगाते हैं तो उससे लो निकलता है, जैसे कि लालटेन देखे होंगे आप, या कोई दीपक जलाते हैं तो उसमें से एक लो निकलती है, ऐसा लो इसमें नहीं निकलता है। तो वो कौन से, मोमबत्ती जलाएंगे तो इसमें यानी कहने लो होगा, केरोसिन तेल को भी जलाएंगे तो लो होगा, मीथेन गैस को भी जलाएंगे तो होगा, लेकिन कोयला को जब जलाते हैं तो केवल और केवल आपको ऊर्जा देगा, उसमें से लो नहीं निकलती। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, कोयला। कोयला आपका सही आंसर होगा, कोयला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पे कौन सा यानी कौन सी क्रिया होती है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है, तनु यहाँ पे देखेंगे लोह चूर्ण, तो लोह चूर्ण को हम Fe बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी यहाँ पे देखेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा HCl। ये कौन सा यानी बनेगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि FeCl बन जाएगा, FeCl यानी आयरन क्लोराइड बनेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करा, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड, दूसरा क्लोरीन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ये ही सही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रहा है, साथ ही साथ है ना फेरस, यहाँ पे देखेंगे फेरस क्लोराइड बन रहा है, तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है आपका अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल करा कि चांदी के क्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा काली परत चढ़ जाती है, तो काला सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें तो कह रहा है लोह पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल है कि चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला सवाल देखेंगे तो कहा जा रहा है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तु पर कुछ
समय पश्चात जंग लग जाती है या लग जाता है, जिससे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को कहते हैं। बात सही है। आप देखे होंगे कि जब छत के ऊपर जो सरिया होता है ना, उस सरिया 2 से 4 दिन में उस पर क्या होता है, जंग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो ये जंग लगने की क्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमी के संपर्क में आने के बाद जो है आयरन जो होता है वो उससे अभिक्रिया करके वो संक्षारित हो जाता है। अगला सवाल देखें तो कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग अभी इसको कई बार पढ़ चुके हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आपका सही आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अगला सवाल देखेंगे तो कह रहा है रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन किस प्रतीक द्वारा यानी दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एस है, एस का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस के लिए होता है, यानी ठोस के लिए होता है सॉलिड। साथ ही साथ अगर एल देखेंगे तो ये हो गया लिक्विड, यानी ये लिक्विड के लिए होता है, यानी लिक्विड मीन द्रव के लिए होता है। और यहाँ पे ए क्यू देखेंगे तो ये होता है एक्वस होता है। तो एक्वस जो होता है यानी ये हो जाता है द्रव के लिए, और ये हो जाता है गैस, तो ये हो जाएगा गैस के लिए। तो यहाँ देखिए एक्वस है, यानी यहाँ पे जलीय विलयन, या आप जलीय विलयन कह सकते हैं। जलीय विलयन के लिए ए क्यू का यानी सिंबल होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए क्यू यानी एक्वस। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। तो अगला सवाल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा कहने का मतलब सॉरी यहाँ पे 24 ही नंबर यानी मिसटाइपिंग हो गया, यहाँ पे आपका 34 होना चाहिए। कह रहा साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप यहाँ पे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगले सवाल की ओर बढ़े और आज का आखिरी सवाल है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। अगर ऑप्शन में गोल्ड नहीं होके चांदी होता तो आपका चांदी भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोना चांदी को हम लोग पहनते हैं, पानी में खुले में रखते हैं, तो बहुत दिन के बाद जाके उस पर कुछ परिवर्तन आता है। लेकिन देखा जाए तो ये ना तो हवा से यानी इस पे कोई प्रभाव पड़ता है, ना जल से कोई प्रभाव पड़ता है, यानी ना तो ऑक्सीजन से प्रभाव पड़ता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप लोगों के लिए और बेहतर यानी वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के रहें ताकि आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में।